चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब करीब 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। इसकी ऑलरेडी पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना और उसको पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हैं कि उनकी सेपरेटली सारे क्वेश्चन को वीडियो बनाऊं तो आज मैं पहले किसकी बना दे रहा हूं, राष्ट्रीय एवं संबंधित समुच्चय की बना दे रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में मनी एंड बैंकिंग की वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चों लोग आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय या कह लो राष्ट्रीय आय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा क्या एक फॉर्मूला कि एक होता है एनएफआईए विदेशों से शुद्ध साधन आय जो कि फीफा माइनस फीटा होता है। अगर आपने पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिटेल वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करें। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैक्रो का, इंडियन इको का, मैं माइक्रो का कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अदरवाइज अगर आपको आता है कोई रिवीजन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। तो एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा से माइनस को। अब यहां पर क्या बोल रहा है, क्या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, मतलब ये कितना दिया हुआ है 200 हमें गिवन है, ओके। और विदेशों को दी जाने वाली साधन आय, दी जाने वाली मतलब से है, ये कितना है 40 है। हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है इसमें, कह रहा फीफा फाइंड करके दो, ठीक है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय फाइंड करके दो। तो सिंपल सा दिख रहा है, अगर ये माइनस का यहां प्लस कर देंगे तो 200 प्लस 40 कितना हो जाएगा 240 आंसर आ जाएगा। और यहां पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो करेक्ट आंसर इज 240। ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से था, हो सकता है यहां पर यूज आए या किसी अदर क्वेश्चन में यूज हो जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, क्या कर रहा है, वर्तमान में सरकार ने कोविड-19 के दौरान, कब कोविड-19 के दौरान वेतनभोगी श्रमिकों को उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या दी, आर्थिक सहायता दी, मतलब पैसे दिए। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय इसका भुगतान किस प्रकार देखेंगे, ये राष्ट्रीय आय में डैश होगा, शामिल होगा, नहीं होगा। देखो जो भी आय हमें काम के बदले मिलती है उन्हें बोलते हैं कारक आय, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। लेकिन जो भी हमें काम के बदले नहीं मिलती हैं, मतलब वन साइडेड होती हैं, जैसे पेंशन होगी, स्कॉलरशिप हो गई, ये हो गया, तो ये राष्ट्रीय में शामिल नहीं होगी। तो इसका आंसर करेक्ट दिया हुआ है, यहां पर शामिल नहीं होंगी। ऑलरेडी इनके आंसर दिए हुए तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि है जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, कौन सा दिया बेटा, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कितना दिया है 840, और मूल्य सूचकांक कितना दिया है 120 दिया है। तो वास्तविक जीडीपी हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, अगर हमें फॉर्मूला आता है हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखो जब हम मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो मूल्य सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य सूचकांक का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कौन सा, जो मौद्रिक है वो ऊपर चला जाता है, मौद्रिक जीडीपी डिवाइड बाय वास्तविक जीडीपी, ठीक है, इनटू 100। ये अब आप इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो देखो यहां पर मौद्रिक कितना है 840 है, ये हमें पता नहीं है क्या, इसको हम एक्स ले लेते हैं इनटू 100, और ये कितना गिवन है 120 गिवन है। ये एक्स इधर आ जाएगा तो 840 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, इससे ये कट जाएगा 0 यहां पर, और कट करके आएगा 12 12 12 पंजे 60 और 24 7, यस 700 आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके, और ये आंसर दिया हुआ है करेक्ट 700 यहां पर ये चीज। तो याद रखिएगा मूल्य सूचकांक या फिर कीमत सूचकांक, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जीडीपी अपॉन 5, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इनटू 100। अब अगर इनमें से 1 2 3 में से कोई भी एक चीज गायब हो जाए तो 2 चीज गिवन होगी, निकाल लेना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसी की तरह एक ये वाला दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना 5वां क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती व्यय नहीं है या मध्यवर्ती लागत नहीं है। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखिए मध्यवर्ती व्यय क्या होता है ये समझिए। 3 चीजें याद रखिएगा, अगर मध्यवर्ती व्यय या फिर मध्यवर्ती वस्तु भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर
चार ऑप्शन दिए हैं। एक फर्म द्वारा रखरखाव पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? मध्यवर्ती व्यय कहलाता है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर पेपर में आ जाए आपके कि एक वस्तु होती है अंतिम और एक होती है मध्यवर्ती, तो कौन सी वस्तु मध्यवर्ती होती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंसान की, तो वो दो तरह के होते हैं। एक कौन होता है? एक होती है फर्म और एक होता है ग्राहक। ग्राहक मतलब परिवार। सबसे पहले याद रखिएगा, परिवार अगर कुछ भी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, दो लोग हैं, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। परिवार कुछ भी खर्चा कर ले, कुछ भी, अगर उसमें परिवार लिखा है तो हमेशा कौन सी वस्तु होगी? अंतिम वस्तु होगी, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं। तो अगर ये आए कि एक परिवार कार लेके आए, एक परिवार चाय पत्ती लेके आए चाय बनाने के लिए, तो क्या होगी? अंतिम या मध्यवर्ती? जी, परिवार कुछ भी कर ले हमेशा अंतिम होता है। समस्या किसके साथ है? केवल फर्म के साथ है। फर्म के साथ जो वस्तु होती है वो या तो अंतिम होती है या फिर मध्यवर्ती होती हैं। अब सबसे पहले आप पहचान लीजिए, मध्यवर्ती तीन केस में होती हैं। अगर वो तीन केस पता पड़ गए तो ठीक है, अदरवाइज उसके द्वारा फर्म के द्वारा जितनी वस्तु खरीदी जाएंगी वो अंतिम होगी। लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा बता दूं, जो फर्म द्वारा निवेश की जाएगी, फर्म द्वारा निवेश की जाएगी वो क्या कहलाती है? उसका अंतिम वस्तु कहलाता है निवेश। लेकिन इससे भी क्लैरिटी कम होती है। तो याद रखना, मध्यवर्ती कब कहलाएगी? जब रीसेल होगा। अगर फर्म कोई चीज ले के आ रही है दोबारा से बेचने के लिए, चाहे चाय पत्ती लाए, चाहे ब्रेड लाए, चाहे ट्रक लाए, दोबारा बेचने के लिए, वो हमेशा क्या होगा? अंतिम के बजाय मध्यवर्ती वस्तु का। उसके बाद लूज आइडेंटिटी, लूज पहचान, हिंदी में लिख देता हूं। अगर कोई चीज प्रोडक्शन करते वक्त लूज मतलब खोना, अपनी पहचान खो देगी, मतलब वो उत्पादन में खत्म हो जाएगी, तो उसे मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। जैसे कि घर पे ना सोच के, अभी सोचो चाय वाला चाय बना रहा है, तो दूध लाया, चाय पत्ती लाया और उसने चाय बना के लोगों को दे दी। तो अब उस प्रोडक्शन में दूध खत्म, उस प्रोडक्शन में चाय पत्ती खत्म, उस प्रोडक्शन में चूल्हा नहीं, वो खत्म नहीं, वो चल रहा है। तो चाय वाले के लिए चूल्हा तो अंतिम है क्योंकि वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन चाय पत्ती है वो क्या हो गई? उसकी पहचान खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई उत्पादन में, तो वो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती। तो अगर ऐसी कोई भी चीज जो फर्म यूज कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है और उत्पादन में खत्म हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर मध्यवर्ती बोलेंगे। जैसे स्कूल द्वारा अगर चौक खरीदी जाएगी तो उत्पादन में खत्म हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती। लेकिन अगर वो फर्नीचर कंप्यूटर खरीदेगा तो वो खत्म नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका अंतिम। ठीक है। और एक तीसरा, गवर्नमेंट किस चीज के लिए? मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए अगर कोई चीज खरीद के ला रही है, ध्यान रखना, डिफेंस के लिए, तो वो भी चीज क्या मानी जाएगी? मध्यवर्ती मानी जाएगी। तो मैंने मध्यवर्ती बता दिया वो क्या होता है। अब मध्यवर्ती नहीं होगा तो क्या होगा? अंतिम। ये तीन चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला। अगर छोटे मोटे क्वेश्चन होगा तो उनको मैं स्किप कर दूंगा, वो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आय का चक्रीय प्रवाह, उससे ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन। तो आय के चक्रीय प्रवाह में आप समझिए जरा क्या होता है, कैसे काम करता है आय का चक्रीय प्रवाह। देखो इसको भी समझो। आय के चक्रीय प्रवाह में क्या होता है? सबसे पहले एक हमारा परिवार क्षेत्र होता है, ठीक है, परिवार क्षेत्र, और दूसरा होती है एक फर्म होती है, ठीक है। अब सबसे पहले होता क्या है? परिवार क्षेत्र से लोग निकलकर काम करने जाते हैं किसके पास? फर्म के पास। एरो पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से लोग निकलकर काम करने गए किसके पास? फर्म के पास। तो यहां पर उन्होंने क्या दी? अपनी कारक, यहां पर उन्होंने दी अपनी कारक सेवाएं, कारक सेवाएं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो मजदूरी दी उन्होंने, श्रम, ठीक है, मजदूर गया। इसके बदले में काम के बदले क्या मिलेगी? कारक आय मिलेगी, कारक आय मिलेगी, ठीक है, जैसे वेतन। अब एक चीज याद रखिएगा, ये दो क्षेत्रीय मॉडल है चक्रीय प्रवाह में, मतलब परिवार और फर्म। ऐसा तीन क्षेत्रीय मॉडल भी होता है, सरकार आ जाती है, चार भी होता है जिसमें विदेश आ जाता है, बट उनको हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल दो क्षेत्रीय मॉडल है जिसमें केवल परिवार और फर्म का डिस्कशन हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कोई भी इसमें पैसे नहीं बचाता है, जितना पैसा आता है वो खर्च कर देता है। तो जब इसे वेतन आया तो ये वेतन क्या करेगा? खर्च कर देगा अपनी जरूरतों पे। तो ये क्या करेगा? परिवार को यहां से यहां जो पैसा आया वो दोबारा खर्च कर देगा अपनी सामान की चीजों पे, क्योंकि सामान चाहे कॉपी किताब हो, जो खाने का सामान हो, वो किसके पास मिलेगा? फर्म के पास। तो ये खर्च करेगा, इसे बोलेंगे उपभोग व्यय, इसे बोलेंगे उपभोग व्यय,
ये देखो पैसा वापस किसके पास चला गया, फर्म के पास, और फर्म इसको क्या दे देगी, इसके बदले सामान दे देगी, वस्तुएं या फिर सेवाएं, या फिर सेवाएं। ठीक है, ये चक्रीय प्रवाह हो गया। तो इसमें ध्यान रखना, जब यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं फर्म किसको कारक आय दे रही है, तो कारक आय पूरी पूरी क्या हो जाती है, भोग व्यय में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें नोटिस करिएगा, जिसपे मैं रेड पेन चला रहा हूं, इसमें से आपको उपभोग व्यय दिख रहा है एक, और एक कारक आय दिख रही है। ये इनमें क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है। तो पैसों का लेन देन को हम बोलते हैं कौन सा प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, जिसमें मैंने रेड पेन से सर्कल करा है। और ये जो ब्लैक से कर रहा हूं, कारक सेवाएं और वस्तुएं एवं सेवाएं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह विभिन्न मान्यताओं पर आधारित होता है। पहचानो निम्नलिखित में से कौन सा आय चक्रीय प्रवाह की मान्यता नहीं है। कई बार बच्चे ना स्पीड में करते वक्त पूरा क्वेश्चन करना भूल जाते, खासकर नहीं वाले, तो नहीं है पूछ रहा है वो, तो आंसर तुम्हें पता है, परिवार द्वारा अर्जित साधनाएं पूरी तरह से बचा ली जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। परिवार द्वारा पूरी आय बचा नहीं ली जाती है, ज्यादातर क्या कर ली जाती है, खर्च कर ली जाती है। तो ये लाइन क्या हो गई, गलत है, ज्यादातर वो खर्च करते हैं, व्यय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, अंतिम वस्तुओं में केवल वे वस्तुएं शामिल होते हैं जिनका भोग घरों में किया जाता है। तो भाई ये कथन जो है कौन सा वाला, गलत है। अंतिम वस्तुएं में फर्म की वस्तु भी आती है, जैसे मैं एक फर्म हूं, मेरा मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूं, तो मैंने जो फर्नीचर खरीद रखा है ये मेरा अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई चौक लिया है, कोई मार्कर लिया है, कोई डस्टर लिया है, तो वो मेरे लिए क्या है, मध्यवर्ती है। तो एक फर्म के लिए दोनों चीजें होती हैं। हाँ, परिवार के लिए हमेशा क्या होता है, अंतिम होता है। तो अगर अंतिम वस्तुएं केवल वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग घरों में किया जाता है, नहीं, अंतिम वस्तुएं परिवार के अलावा फर्म पर भी मिलती हैं। तो ये कथन हो गया गलत। किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर अंतिम वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये सही है। ट्रैक्टर उत्पादन क्रिया में खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, तो चलता रहेगा, तो ये सही है। अब इस हिसाब से आंसर जो बन रहा है वो बी बन रहा है, जहां पर पहला कथन क्या असत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है। ठीक है, इसी के अलावा ये क्वेश्चन आप 10वां कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं जी। मशीनें वही पूंजीगत कहलाती है जिनसे हम लाभ कमाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ए और बी, तो आंसर देखो क्या हो रहा है, सभी मशीनों का अंतिम उपयोग मशीनों का अंतिम उपभोग यह निर्धारित करता है कि वस्तु पूंजीगत है या नहीं है। उत्पादकों की वे अचल संपत्तियां जिनका उपभोग कई वर्षों से कौन सी क्रिया में किया जा रहा है, उत्पादन प्रक्रिया में किया जा रहा है, केवल वही पूंजीगत होंगी। घर पे अगर कोई परिवार यूज कर रहा है, मान लो तुम्हारे घर पे कोई एक मशीन रखी है कपड़े सिलने वाली, और उससे तुम अपने कपड़े सिलते हो, किसी के पैसे के लिए नहीं सिलते हो, तो वो जो मशीन है वो पूंजीगत वस्तु नहीं है, तब वो भोक्ता वस्तु ही होगी। तो सारी मशीनें नहीं होती भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है, पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री से विशेष रूप से बड़े शहरों में बढ़ रही है, सही बात है, बढ़ रही है। इसका सकल घरेलू उत्पाद किसका, बिक्री का, और किसका, पेट्रोल वाली का कल्याण पे क्या प्रभाव है, विश्लेषण कीजिए। देखो होगा क्या, अगर हमारे देश में कारें ज्यादा बिकेंगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको, तो आपको ध्यान रखना, दो चीजों पे इफेक्ट बताना है। किन किन दो चीजों पे याद रखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है इफेक्ट, एक तो आपको उसको जीडीपी पे इफेक्ट बताना है, और एक कल्याण पे इफेक्ट बताना है, मतलब लोगों के भले पे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं पेट्रोल कार की, पेट्रोल कार की, तो यस, जीडीपी क्या होगा, इससे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इससे क्या लोगों का कल्याण होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होगा, इससे एयर पॉल्यूशन होगा, इससे नॉइज पॉल्यूशन होगा। लेकिन यहीं पर अगर गवर्नमेंट मान लो लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन कोविड के लिए लगाई थी, सरकार ने खूब पैसा खर्च किया था, या इम्यूनाइजेशन के लिए कोई प्रोग्राम चलाती है तो सरकार खर्चा कर रही है, तो इससे क्या होगा, वैक्सीन वाले की बात करूं तो वैक्सीनेशन वाले से जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा, और कल्याण भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो हर एक काम करने से उसका जीडीपी पे हो सकता है और कल्याण पे अलग अलग इंपैक्ट पड़े और सेम भी इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, चलो आते हैं हमारे टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये जीडीपी अगर आ जाए क्वेश्चन, ये आ सकता है। ओके, फिर मैं देखता हूं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। ये राष्ट्रीय आय के थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दो क्षेत्रीय वाली अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह का सिद्धांत पर आधारित है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जितना आय कमाएगी उतना व्यय कर देगी। पीछे मैंने आय का चक्रीय प्रवाह बताया था, हो जाएगा। अब एक और जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया, कौन सा, जीडीपी वाला और कल्याण वाला, एक क्वेश्चन 16 ही है, ये वाला पढ़ लीजिएगा। सेम 17 क्वेश्चन भी है। तंबाकू के प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने प्रतिबंध लगा दिया? एक आंसर देखो, ये क्या बोला है, तंबाकू के सेवन पे प्रतिबंध से तंबाकू के उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि जीडीपी में गिना जाता है, इसलिए इससे जीडीपी में गिर जाएगी। तंबाकू को बैन कर देंगे, दारू को बैन कर देंगे, लेकिन इससे कल्याण में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये नया था। ये नया का मतलब यहां पे एक और एग्जांपल आ गया। तो अगर यहां पर मान लो अल्कोहल को बैन कर दिया, या तंबाकू को क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो तंबाकू को बैन करने से क्या होगा? हमारा जो जीडीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कल्याण क्या होगा? होगा। तो तीनों सिचुएशन आपको मैंने बता दी यहां पर। ठीक है, ये वही चीजें जो मैंने पढ़ा दूं, ये 18 क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आप एक बार कर सकते हैं उसी से ही। ये वाला भी मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, अब एक चीज आती है, याद रखना, जब हम आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ते हैं तो आय के चक्रीय प्रभाव को हम कितनी कैटेगरी बांट सकते हैं? 3 कैटेगरी बांट सकते हैं, जिससे कि आय का मेथड बनेगा, व्यय मेथड बनेगा और उत्पादन मेथड बनेगा। तो एक सर्कल मान लो, सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन होता है। तो पहला जो चरण होता है वो होता है उत्पादन चरण। ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है वस्तु का बनना। तो उत्पादन चरण के बाद फिर क्या होगा? जो लोग हमारे यहां काम करने आए थे उनको हम क्या करेंगे? आय बांटेंगे। तो अगला है वितरण चरण। ठीक है, और तीसरा है जब आय बटेगी तो वो खर्च करेंगे, व्यय चरण। व्यय चरण सॉरी। तो अब इन तीनों से ही मेथड बना। उत्पादन वाले से बना कौन सी विधि बनी? आय विधि बनी। सॉरी, इससे जो बनी वो बनी कौन सी वाली? इससे बनी हमारी उत्पाद विधि। उत्पाद विधि बनी हमारी इससे। ठीक है, इससे कौन सी बनी? वितरण वाले से। इससे बनी बेटा हमारी आय विधि। आय विधि बनी हमारी। ठीक है, व्यय चरण से हमारी कौन सी विधि बनी? इससे बनी हमारी व्यय विधि बनी हमारी। ठीक है, तो आपके आय के चक्रीय प्रभाव को हम ऐसे तोड़ते हैं तो ये 3 विधियां निकल के आती है। तो इससे यह भी पता पड़ता है राष्ट्रीय निकालने की 3 विधियां होती हैं। यही क्वेश्चन यहां पे समझा रखा है कि टोटल आय के चक्रीय प्रभाव को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, उनके बीच अंतर करने के लिए आ रहा है, यहां पर कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ चुके हम। और चलते हैं, स्थिर पूंजी का भोग। ध्यान रखना, यह डेप का दूसरा नाम है। स्थिर पूंजी का भोग का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। और ये कैसे निकलता है जी? सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश, माइनस शुद्ध निवेश, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 21 क्वेश्चन। घरेलू क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 और इसका बी। हमारे घरेलू सेवा में क्या क्या आते हैं, समझना जरा ध्यान से। जनरली जो भी हमारा देश है इंडिया, इसके अंदर कोई भी अगर रह रहा है
तो वो हमारी घरेलू सीमा के अंदर कहलाया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था डिटेल वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज चला रहा है, मछली चला रहा है, लेकिन इंडिया के बाहर चला रहा है, लेकिन हमारे व्यक्ति द्वारा, हमारे देश के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, तो हमारे देश की घरेलू सीमा ही कहलाएगी। ऐसे ही विदेशों में मान लेते हैं यूएस है, यूएस में भारत की कोई एम्बेसी है, क्या है, एम्बेसी है, तो वो जो एम्बेसी है वो भी किसकी सीमा कहलाती है, भारत की घरेलू सीमा कहलाती है। तो दो तीन चीजें याद रखना घरेलू सीमा के लिए। पहला, क्षेत्रीय जल और हवाई क्षेत्र सहित राजनीतिक सीमाएं सारी हमारी घरेलू सीमा के अंदर मानी जाती हैं। उसके साथ दो या दो से अधिक देशों के बीच निवासियों द्वारा संचालित जहाज में और विमान, अगर भारत का विमान है और किसी भी देश में क्या है, वो घरेलू सीमा कहलाएगा। अगर अमेरिका का विमान है, भले ही इंडिया में आया और इंडिया में उतरा हुआ है, तो हमारी घरेलू सीमा में नहीं कहलाएगा, वो अमेरिका की कहलाएगा। ठीक है। उसी के साथ एक और बोल रहा है, मछली पकड़ने वाले जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस के रिग, निवासियों द्वारा संचालित फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अगर कोई भी पानी में तैर रही चीज और जिस देश से बिलोंग करती है, वो उसी की क्या कहलाएगी, घरेलू सीमा कहलाएगी। विदेशों में स्थित दूतावास, मैंने अभी बताया, इंडिया का दूतावास पाकिस्तान में, इंडिया का दूतावास यूएस में, इंडिया का दूतावास रशिया में है, तो वो हमारे दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैन्य प्रतिष्ठान जितने भी हैं, वो हमारी घरेलू सीमा के अंदर कहलाएंगे। अब घरेलू सीमा से ही बनी है घरेलू आय। जरा ध्यान सुनिएगा, यहां पर कौन सी एम्बेसी में, यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, और वहां पर एक सोनू काम करता है। कौन काम करता है, सोनू। तो वो किसकी घरेलू आय में जुड़ेगा। तो मैंने बताया कि यूएस के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो हमारे देश की घरेलू सीमा है, तो भारत की घरेलू आय में जुड़ेगा। ऐसे ही अगर इंडिया के अंदर कोई एम्बेसी है और वहां पर एक जॉन काम कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, और वो एम्बेसी कहाँ की है, अमेरिका की, तो इस केस में वो जॉन की जो है वो एम्बेसी, मतलब अमेरिका की, वो हमारी घरेलू सीमा में नहीं आती है, तो वो किसकी में आती है, यूएस की में आती है। तो याद रखिएगा वो किस में काउंट होगा, उनकी घरेलू सीमा में काउंट होगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना, सोनू के साथ यहां पर कोई माइक नाम से व्यक्ति भी है, वो भी काम कर रहा है हमारी एम्बेसी में, तो वो भी हमारी घरेलू सीमा में ही आएगा। विच मींस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे घरेलू सीमा में काम करे तो हमारे घरेलू आय में जुड़ोगे। लेकिन सुनना जरा ध्यान से, ये जो जॉन था ये कहां चला गया, घरेलू सीमा में जुड़ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो यूएस से आ रखा है, इंडिया में नॉर्मल तरीके से रह रहा है, इंडिया में 2 साल से, 2 ईयर से है, कहां का, यूएस का, तो इंडिया में अगर 1 साल से ज्यादा अगर कोई बिता लेता है क्या किसी भी देश में, तो वो उस देश का घरेलू निवासी कहलाता है। तो इसकी जो आय कमाई जाएगी वो भारत की घरेलू आय में जुड़ जाएगी। लेकिन जब देश की राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इसकी आय को हम वापस कर देंगे यूएस को, क्या कहलाएगा, ये विदेशों को साधन आय कहलाएगा। ठीक है। तो घरेलू में तो उसकी आय जुड़ जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय में हम केवल उन्हीं की जोड़ते हैं जो हमारे एक्चुअल में देश के सामान्य निवासी हैं। घरेलू आय में ध्यान रखना, घरेलू आय में सामान्य निवासी और गैर निवासी दोनों की इनकम जुड़ जाती है, बस हमारी सीमा के अंदर होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय आय में केवल सामान्य निवासियों की आय जुड़ती है। और ये भी याद रखना, घरेलू आय किससे ज्यादा हो सकती है, राष्ट्रीय आय से ज्यादा हो सकती है। घरेलू आय राष्ट्रीय आय से कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, NFIA के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। कारक आय और हस्तांतरण आय में के बीच अंतर। कारक आय होती है जो काम के बदले दी जाती है, चाहे आप अपनी जमीन दें, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंडस्ट्री, ये कारक आय कहलाएंगे इनके बदले। लेकिन अगर आपको एक तरफा मिल रही है, जैसे पॉकेट मनी, वृद्धावस्था पेंशन, या कोई भी वन साइड इनकम गिफ्ट, ये सारे क्या कहलाएंगे, वन साइड इनकम कहलाएंगे, और ये किसके अंदर आएंगे, हस्तांतरण आय में कहलाएंगे। ये राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, ये बताइए। तो पीडीएफ बेटा मैंने कल वैसे दे दी है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आपकी बता दूं, इसको आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ले लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, क्या, किनको राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा, किनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं।
तो जैसे कमीशन और दलाली, इनको पढ़ने के लिए शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये कैसे पता पड़ेगा? तो आपको इसमें आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि की सावधानियां याद करनी पड़ेगी, वहां से आपको पता पड़ेगा कि उसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम आगे चलें तो कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है यहां पर, फर्म द्वारा बैंक को भुगतान किया गया ब्याज। फर्म द्वारा बैंक को भुगतान किया गया ब्याज, इसने बैंक को से लोन लिया था शायद और उसका ब्याज चुका रहा है। तो अगर कोई भी बंदा लोन देता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस लोन को वो उत्पादन क्रिया में यूज करेगा, विच मीन्स कुछ बनाएगा, अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होगा, तो उसके ब्याज को राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई अपने पर्पस के लिए लोन ले रहा है, ऐसी पर्सनल शादी करने के लिए, अपने घर की कार लेने के लिए, तो उसका ब्याज राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहां पे तो क्या हो रहा है, फर्म है, फर्म लिखा है, इसका मतलब होगा। लेकिन देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति द्वारा बैंक को भुगतान किया गया ब्याज, ठीक है, तो जनरली वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति शायद वो अपने घर के यूज के लिए कर रहा है, तो इस हिसाब से भी आप हाँ या ना कर सकते हैं, शामिल होगा या नहीं होगा। एक चीज और याद रहे, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तु को ही शामिल किया जाता है। तो अगर कोई खर्चा किया है मध्यवर्ती वस्तु पे, परिवार का तो सारा खर्चा अंतिम होता है, मैंने बता दिया। लेकिन मान लीजिए किसने एक फर्म ने कच्चे माल पे खरीद पे व्यय किया है, तो क्या राष्ट्रीय में शामिल होगा या नहीं होगा? जी नहीं, कच्चे माल की खरीद राष्ट्रीय में शामिल नहीं होगा, उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मध्यवर्ती है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं 24, उन्हें घरेलू आय में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये आपको एक बार सारे क्वेश्चन रीड करने और उनमें क्वेश्चन करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ रहा है, इससे पहले मैं बता दूं, आज मैं ये करा रहा हूं, 17 तारीख को एक लाइव क्लास लूंगा मैं, और उस लाइव क्लास में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। टाइम आपको बता दूंगा मैं जल्दी ही, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। स्टेटस में मैं लगा के बता दूंगा टाइमिंग क्या है, या स्टेट यहाँ कम्युनिटी पे डाल दूंगा। तो 17 तारीख को मैं कुछ 2-3 घंटे के लिए लाइव करूंगा, तो अगर जो भी डाउट आपके आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगला आ रहा है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हमेशा कौन सी कीमत पे निकाला जाता है? आधार वर्ष की कीमत पे कैलकुलेट किया जाता है, आधार वर्ष की कीमत पे। और जो मौद्रिक जीडीपी होता है वो वर्तमान वर्ष की कीमत पे कैलकुलेट किया जाता है। एक चीज बताऊं, वैसे मेरा मानना है, निजी मानना है, बच्चे चिल्ला रहे वन शॉट बता दो, वन शॉट बता दो। वन शॉट नाम की कोई चीज नहीं होती। वन शॉट क्या होता है, आप उनके लिए ठीक भी है, किन के लिए? जो लोग थोड़ा पढ़ के बैठे। अगर अब मैं आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है और आप कह रहे हैं कि रिवीजन करा दो, तो भाई पढ़ाना तो उतना ही पड़ेगा मुझे। ये वीडियो अगर 10 घंटे की बन जाए तो फिर क्या ही मतलब है। चैप्टर वाइज जाओगे डिटेल में, सेकंड की स्पीड पे लगाओ और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितनी डिटेल में समझाना चाहिए। हाँ, यहां से केवल क्या पता पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन रेडी करने हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जीडीपी, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब ये होता है कि ग्रोथ हो रही है? जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी देश के अमीर लोग की ग्रोथ हो रही है, उससे देश का जीडीपी बढ़ रहा हो, तो ये भी नहीं मान सकते। तो पेपर में अगर आ गया क्या जीडीपी केवल सही संकेतक है ग्रोथ के लिए, तो आप यहां पे कहेंगे जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक तरह से जीडीपी की कमियां हो गई। तो कैसे, ये कुछ पॉइंट दिए जहां पर आप बता सकते हो कि जिससे पता पड़ता है जीडीपी बढ़ने का मतलब कल्याण होना नहीं है। पहला, कीमत में परिवर्तन पर आधारित। जीडीपी जो होता है वो कीमत में परिवर्तन पर क्या बोला, वास्तविक कीमतों पर निकाला जाता है, आधार वर्ष की कीमतों पर। तो हमें पता ही नहीं पड़ता है कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण हो सकता है। वितरण में ये पता पड़ रहा हो, आय जो बढ़ रही है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों की बढ़ रही है, बाकी लोगों की नहीं बढ़ रही है। तो उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन कुछ ही लोगों का। सकल घरेलू उत्पाद की संरचना हो सकता है हमारा ज्यादातर खर्चा ऐसी चीजों पे हो रहा हो जो देश के विकास में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अगर सरकार डिफेंस पे ज्यादा खर्चा कर रही है तो देश का जीडीपी तो ज्यादा निकल के आएगा, लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं बाहर, जिन्हें हम भारत आय बोलते हैं, जो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती हैं।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझिए कि अगर देश में मान लीजिए कोई फैक्ट्रियां लग रही हैं तो जीडीपी के हिसाब से तो वो अच्छी चीज है, लेकिन कल्याण के तौर पर वो बेकार चीज हो गई। ठीक है, अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। अगर देश में वैक्सीन लग रही है लोगों को फ्री, जीडीपी के हिसाब से सही है, कल्याण के हिसाब से भी सही है। तंबाकू को प्रबंध कर दिया जाए, सॉरी प्रबंधित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो जीडीपी के हिसाब से बेकार है, कल्याण के हिसाब से सही है। तो ये दोनों ही कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, सेम एक पैटर्न में नहीं चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। दूसरा, गैर मौद्रिक लेन देन। हमारे देशों में बहुत सारी गैर मौद्रिक लेन देन किए जाते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे से काम के बदले काम ले लेता है, जिसको पैसे में काउंट नहीं किया जाता, तो इससे राष्ट्रीय आय का पता ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और ये 27 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। पहले क्या होता था, आय विधि और व्यय विधि से सीधा न्यूमेरिकल निकालने को आ जाता था, लेकिन अब क्या होता है, न्यूमेरिकल निकालने को नहीं आता। अब जो बोलता है वो ये बोल देता है कि आय विधि के अंदर एक टॉपिक आ गया, जैसे प्रचालन अधिशेष निकालो और शुद्ध निर्यात निकालो। करना कुछ नहीं है, पुराने तरीके से जैसे से सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब भी कभी ऐसा आएगा तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर दी होगी, और वो क्या दी होगी इंपॉर्टेंट? पहले से राष्ट्रीय आय दी होगी। राष्ट्रीय आय क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एनएनपीएफसी होता है। इसका मतलब आपको एनएनपीएफसी पहले से गिवन है। अगर आपको पता हो प्रचालन अधिशेष कहां आता है, तो आता है आय विधि में। और आय विधि में अगर आपको याद हो तो आय विधि के अंदर जो टोटल बनता है वो बनता है एनडीपीएफसी बनता है। ठीक है, और व्यय विधि की अगर मैं बात करूं तो व्यय विधि में जो बनता है वो बनता है यहां पर जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी, डिपेंड करता है पूंजी निर्माण के आगे क्या लिखा है, सकल, तो जीडीपीएमपी ये बनता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, आपको इस राष्ट्रीय आय को कन्वर्ट कर लेना है किसमें? एनडीपीएफसी में। एग्जांपल के लिए थोड़ा सा बताता हूं करके मैं। देखो जरा यहां पर क्या है, हमारे को पहले निकाल लेना है एनडीपीएफसी विद द हेल्प ऑफ एनएनपीएफसी। तो जब ये गिवन है दोनों, तो इसमें देखो केवल नेट को क्या बनाना है? डोमेस्टिक बनाना है। तो यहां क्या होगा? माइनस एनएफआईए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितनी वैल्यू गिवन है इसकी। यहां पर ये जो वैल्यू गिवन है, ये गिवन है कितनी? विदेशों से शुद्ध कारक आय 200 दिए, 200, और ये दिया 4200 और ये दिया 200, तो ये कितना हो जाएगा? 4000। एनडीपीएफसी ये हमारी घरेलू आय आ गई। और अगर आपको पता हो एनडीपीएफसी के अंदर क्या जुड़ता है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष, ठीक है, प्लस मिश्रित आय। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, इसको आप एक्स मान लीजिए जो भी है, ये आपको 4000 दे दिया। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। ये वैल्यू कितनी दी है एग्जांपल के लिए? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेतन तथा मजदूरी और मिश्रित आय भी दी हुई है। देख लेते हैं इसमें कुछ और वैल्यू गिवन है क्या। सरकारी भोग पे स्थिर खपत, मुनाफा नहीं। तो यहां पर आपको मिश्रित आय दी है 400 और वेतन कितना दिया है? 2400। इसका एक ही करके दिखा रहा हूं, दूसरा वाला आप अपने आप बनाएंगे। तो ये 2400 दिया है, ये हम x ले लेते हैं, ये 400 दिया है, ये कितना हो गया? 2800। तो 4000 माइनस 2800 लेस करके 1200 आ रहा है। आंसर में अगर मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो आंसर सेम आ जाएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ जाएगी। इसको चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, और उस हिसाब से आंसर निकल आएगा। ये हमारा आ रहा 1200। इसी तरफ से आप इसका भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, डायरेक्ट निकालने को नहीं आता है, बीच की कोई एक वैल्यू गायब कर देगा। तो हमेशा जब भी बीच की वैल्यू गायब कर दे, कुछ मत करना, ऐसी कुछ चीज हमेशा गिवन होगी राष्ट्रीय आय। तो पहले आय विधि के लिए एनडीपीएफसी निकाल लेना, व्यय विधि के लिए जीडीपीएमपी निकाल लेना या एनडीपीएमपी, और फिर कन्वर्ट मार देना। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू थी उसे एक्सलेट करके सॉल्व कर देना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल की बात करूं। ऊपर के थ्योरी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, बहुत सारे एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से।
ये वाला क्वेश्चन पिछले कई सालों से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे कई बार इसमें क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। हमने ऊपर भी क्वेश्चन करा था कीमत सूचकांक का, है ना, जिसका फॉर्मूला था मौद्रिक जीडीपी डिवाइडेड वास्तविक जीडीपी, लेकिन देखो क्वेश्चन उसी का किस तरह से पूछा गया। मान लीजिए एक देश में केवल एक्स का उत्पादन होता है, वर्ष 2017 और 2018 के दौरान उत्पादन क्रम से ध्यान रखना क्या बोला है, 2017 और 18 का उत्पादन बता रहा है, कह रहा 100 यूनिट और 110 यूनिट था। ये क्यू हो गया दोनों का, 2017 और 2018, ये क्यू ये पी, इसका 100 था और इसका 110 था। और 2017 और 18 के दौरान इनकी जो कीमतें थी वो थी 50 और 55, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है। फिर क्या बोल रहा है, आधार वर्ष 2017 का उपयोग करिए, ठीक है। तो 2018 में वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए कि कितना परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले 2017 की दोनों चीजें दी हैं। अगर हम वास्तविक जीडीपी की बात करें तो वास्तविक जीडीपी में ध्यान रखना आधार वर्ष से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आधार वर्ष की कीमत देखो, वास्तविक जीडीपी में दोनों में 50-50 लिया है, मौद्रिक जीडीपी में करंट रेट लेते हैं 50 और 55, यूनिट दोनों की हमें पता है कितनी है, 100 और 110, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके ये देखो वास्तविक जीडीपी इसके 2017 का आ रहा है 5000 और 2018 का आ रहा है 5500, कितने का अंतर आ रहा है, यहां पर 500 का अंतर आ रहा है। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो 500 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100 आपकी परसेंटेज निकल आएगी इसकी, जो कितनी निकल के आ रही है, 10%। और इन दोनों का निकालोगे तो अंतर कितना है, 1050 है डिवाइड बाय 5000, तो इसके अंतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 2100 आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहा है, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पर तो हमारा हुआ राष्ट्रीय आय का पोर्शन खत्म। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन सा वाला, मनी और बैंकिंग के क्वेश्चन।